Hi everyone, this is Neha Jangid. Hope you all are doing good. So today we are going to start part 1 of chapter 1 of class 11th microeconomics. The name of the chapter is Introduction to Microeconomics. So economics इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुल मिला के पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अलग अलग तरह की इकोनॉमीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीजें समझते हैं कि क्या है. देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेस की. कोई भी ऐसी चीज विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा कर रही है, एनीथिंग विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज अ रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इन, वाटर वी यूज, सॉइल वी यूज, माउंटेन्स वगैरह, हर चीज रिसोर्स है. मनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मनी इज यूज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. पैसे से हम हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हम हमारे डेली यूसेज की चीजें खरीद रहे हैं, असेंशियल आइटम सारे परचेज कर रहे हैं. सो मनी इज अ रिसोर्स. सो एनीथिंग विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज अ रिसोर्स. अब इन रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. ये रिसोर्सेज क्या है, हमेशा नेचर के अंदर लिमिटेड हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड दीज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है कि इन रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो यूजेस कैसे हैं, मल्टीपल यूजेस हैं. मल्टीपल यूजेस का मतलब क्या है, दिस मनी विच इज आवर रिसोर्स कैन बी यूज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स. लाइक इस पैसे से हम लोग एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, इस पैसे को हेल्थ केयर सेंटर्स पे खर्च कर सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फूड आइटम्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे लिए ड्रेसेस खरीद सकते हैं. सो इस पैसे के बहुत सारे यूजेस हैं, बट ये पैसा क्या है, लिमिटेड है. सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. मतलब रिसोर्सेज के यूजेस बहुत सारे हैं, मल्टीपल यूजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए. इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिसोर्स एंड इट इज लिमिटेड इन नेचर, तभी पावर कट्स होते हैं. बट इलेक्ट्रिसिटी हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस. बहुत सारे यूजेस हैं, हम घर पर ही इतने सारे अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं. टीवी, फ्रिज, एसी, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज में आ रही है. So all the resources are limited in nature and resources have alternative uses. अब अगर इन resources की हम बात करते हैं तो ये resources की मार्केट में डिमांड क्या है, ज्यादा है. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. Scarcity is a situation when demand for resources is more than its supply. एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी. जब रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज की हमारे पास में क्या है, कमी है. अब क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है तो हमें चूज करना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज को हम कहाँ स्पेंड करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिसोर्स और वो उसकी कमी है हमारे पास में, तो हमें चूज करना पड़ेगा ना, हम प्रायोरिटी देंगे कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ यूज में लें. हम ऐसी जगह ही यूज में लेंगे कि हाँ भाई बहुत असेंशियल है, वहीं हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेंगे. एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोविड-19 सिचुएशन. सो यहाँ पर अभी हमारे पास में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है. और ऑक्सीजन के जो यूजेस हैं वो कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ऑक्सीजन एक रिसोर्स है जिसके यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं. Oxygen is used for making steel, it is used for making plastics, it is used in thermal power plants, वहीं it is used to treat patients. तो हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हम उस ऑक्सीजन को कहाँ यूज में लें, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज में लें, क्योंकि इस वक्त की हमारी प्रायोरिटी वही है, हमारी जरूरत वही है. तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, इनके यूजेस बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. तो हमें चूज करना पड़ता है कि भाई हम हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको कहाँ यूज में लें कि हमें इनसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले. सो ड्यू टू स्केर्सिटी देयर अराइजेस अ सिचुएशन ऑफ चॉइस. स्केर्सिटी है तभी हमें चूज करना पड़ रहा है. अगर स्केर्सिटी नहीं होती रिसोर्सेज की तो हमें चूज ही नहीं करना पड़ता. हम लोग कैसे भी रिसोर्सेज को कहीं पर भी यूज में कर ले सकते थे, अपने रिसोर्सेज को कहीं पर भी लगा सकते थे. सो चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी. स्केर्सिटी मतलब कमी. हमें चूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज की क्या है, स्केर्सिटी है, हमारे पास में रिसोर्सेज की क्या है, कमी है. Problem of choice arises because our resources are limited in nature
एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये चॉइस की प्रॉब्लम ही इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के यूजेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लैंड, लैंड क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है और इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, वहां पे हम स्कूल्स खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, यूजेस बहुत सारे हैं। सो हमें चूज करना पड़ता है कि हम उस रिसोर्स को कहाँ खर्च कर सके। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और हम फिर उस रिसोर्सेज को वहां स्पेंड करते हैं जहां हमें लग रहा है कि यहाँ से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही सारी सिचुएशन, यही पूरे ह्यूमन माइंड को जो सब्जेक्ट स्टडी करता है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। So economics is a science of human behavior. Economics is a science of human behavior. Economics में हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, it is a science which is related to human behavior, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भाई एक normal human being कैसे behave करेगा जब वो अपने scarce resources को किसी जगह allocate कर रहा है। scarce मतलब वो resource जिनकी कमी है और उन्हें एलोकेट कर रहा है। एलोकेट मतलब कि वो कहाँ खर्च कर रहा है। तो एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा अपने स्केर्स रिसोर्सेस को खर्च करते टाइम, कि अगर वो एक कंज्यूमर है तो वो ये चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर वो एक कंज्यूमर है, हम लोग सभी कंज्यूमर है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हम लोग मार्केट में जाते हैं, असेंशियल आइटम्स खरीदते हैं, फूड आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रही है। ऑल दीज आर रिसोर्सेस। सो एक कंज्यूमर चाहता है हमेशा कि उसका क्या हो, मैक्सिमाइज करे वो अपना सेटिस्फैक्शन, उसका सेटिस्फैक्शन हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। हम चीजें इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन चीजों से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर है, वो मार्केट में चीजों को क्यों बेच रहा है, क्यों सेल कर रहा है, पैसा कमाने के लिए सेल कर रहा है। वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। और अगर हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी चाहती है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, सबका भला हो, सोशल वेलफेयर हो, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो। सो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा अपने स्केर्स रिसोर्सेस को स्पेंड करते टाइम पर अलग अलग जगह पर, कि अगर वो कंज्यूमर है तो वो चाहेगा कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो चाहेगा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और अगर पूरी सोसाइटी है तो सोसाइटी चाहेगी कि हमारा सबका भला हो, पूरा सबका सोशल वेलफेयर हो। तो इसी पूरे स्केर्स रिसोर्सेस को खर्च करने से रिलेटेड जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे वर्क करता है, इस पूरे बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, हमारा इकोनॉमिक्स। इसी के साथ में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? So Adam Smith is known as father of economics. Who is known as father of economics? Adam Smith is known as father of economics. So resources के characteristics क्या थे? Resources क्या है? कोई भी वो चीज which is used to satisfy human want is a resource. Resources के characteristics है, resources are limited nature and resources have alternative uses. That means resources have alternative uses. क्योंकि resources की डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई कम है, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब कमी। एक ऐसी सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स सप्लाई। और क्योंकि स्केर्सिटी है तो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, सबको चूज करना पड़ता है कि हम उन रिसोर्सेज को कहाँ स्पेंड करें कि हमें मैक्सिमम उनसे बेनिफिट मिले। सो चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। और इसी पूरे ह्यूमन बिहेवियर को जो सब्जेक्ट स्टडी करता है वो सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th के अंदर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते हो क्लास 12th के अंदर। पहले बात कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम लोगों ने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है। जब भी हम किसी इकोनॉमिक इशू, हम लोगों ने देख लिया इकोनॉमिक्स क्या है, तो अगर हम किसी इकोनॉमिक इशू बोल दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं, तो व्हेन वी स्टडी एनी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लेवल पर अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी ह्यूमन बिहेव माइंड को स्टडी कर रही हूँ कि वो कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज को खर्च कर रहा है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की मैं बात कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी स्टडी को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब हम पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, बहुत एक बड़े लेवल पर हम लोग स्टडी करते हैं इसी इकोनॉमिक्स को, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो
इकोनॉमिक्स। नाम से ही समझ में आता है माइक्रो, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा। हम लोग ऐसे भी लर्न करके रख सकते हैं, ये आई माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एंड ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आई के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे किसे, इंडिविजुअल को। किसे स्टडी करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल को। जबकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट की। किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो जब हम इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं एक छोटे लेवल पर, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब इन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग एक बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। So let's study what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is that part of economics which is concerned with study of individual units like an individual consumer or an individual firm, etc. जब हम किसी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़ते हैं, चाहे तो हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पर पढ़ें, चाहे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लेवल पर पढ़ें, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बट व्हेन वी स्टडी macroeconomics, macroeconomics is, it is that, there was a typo error. Macroeconomics is that part of economics which is concerned with study of the whole economy. जब हम किसी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, पूरी कंट्री के लेवल पर या फिर बहुत बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज इट स्टडीज डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल की डिमांड। मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ, तो मैं किन चीजों की डिमांड कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल सेलर है, वो किन किन चीजों की सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं। जबकि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल। यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सबकी टोटल डिमांड क्या है। कंज्यूमर तो मार्केट में डिमांड ही करता है, हम लोग मार्केट में जाकर डिमांड ही तो करते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। और जो सामने वाला प्रोड्यूसर है वो हमें चीजें बेचता है, वो क्या करता है, चीजों की सप्लाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंज्यूमर्स कितनी टोटल डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स कितनी टोटल सप्लाई कर रहे हैं। Third is it is concerned with determination of output and price of an individual firm. क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का आउटपुट क्या है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन को आउटपुट कहते हैं एक्चुअली। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस फिक्स कर रखी है। मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की मार्केट में आउटपुट क्या है, उसने अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस डिसाइड कर रखी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज है चीजों को बेचने से रिलेटेड। जबकि यहाँ पर हम कभी भी इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर हम कभी इंडिविजुअल की इनकम को डिस्कस नहीं करते, यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की इनकम को डिस्कस करते हैं। और जब हम पूरी इकोनॉमी की इनकम को डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पर हम पूरी कंट्री की इनकम को डिस्कस करते हैं, मतलब नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं। पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, कितने लोग रोजगार मिला है, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, क्या पूरी इकोनॉमी की कंडीशन है, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्योंकि यहाँ पर हम नेशनल इनकम और कंट्री के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। Last, study of microeconomics assume that macro variables remain constant. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब जबकि हम एक इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मैक्रो लेवल पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जब मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी कर रही हूँ, जब मैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की प्राइस, उसकी सप्लाई को डिस्कस कर रही हूँ, तब मैं ये मान के चलूंगी कि मैक्रो लेवल पर, एक पूरी कंट्री के लेवल पर सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तब कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तब हम ये मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल की प्रोड्यूसर की प्राइसेस भी कांस्टेंट है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड भी कांस्टेंट है, मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। सो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट and study of macroeconomics assume that micro variables remain constant. So this is the difference between microeconomics and macroeconomics. Let's revise. Micro means छोटा, macro means बड़ा।
जब भी हम किसी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक छोटे से लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एक इंडिविजुअल की आउटपुट और प्राइस पर फोकस करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी कंट्री की इनकम और पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है उसे डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को कहते हैं प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स ही ऐसे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे टॉपिक्स है नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब चीजों को वहां स्टडी करा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मैक्रो की जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या है, कांस्टेंट। वहीं इसका उल्टा कर लेते हैं, जब हम मैक्रो पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो से रिलेटेड सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के दो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्केर्सिटी क्या है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो वी विल कंटिन्यू this chapter in our next video. So give this video a thumbs up if you want to see more videos like this. Hit subscribe button for getting immediate notifications. And if you have any topic that you want to cover in future, then you can comment down. So that's all for today. Hope you enjoyed this. I will see you in next video.